हेलो साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह। आज हम लेकर आए हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीरीज़ A7 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कॉस्ट कंसेप्ट्स, लागत की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में हम परिचित हुए। क्या लागत क्या होती है, लागत के कौन कौन से प्रकार हैं, वो परिभाषित हुआ। हमने सारा कंसेप्ट समझा। थोड़ा सा और डिटेल में हम चलते हैं। अब हम लेते हैं अल्पकालीन लागतें, शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट, अब अल्पकाल में जो लागतें हैं उन सभी कंसेप्ट्स को हम यहाँ डिटेल में डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, गत वीडियो में हमने देखा था अल्पकाल में दो प्रकार की लागतें होती हैं, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। क्यों? क्योंकि अल्पकाल समय की छोटी अवधि है, तो कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर साधनों पर जो व्यय किया जाता है वो स्थिर लागतें कहलाती हैं, और परिवर्तनशील साधनों पर जो व्यय किया जाता है वह परिवर्तनशील लागत कहलाती है। इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट है कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC। नाम से ही क्लियर है, कुल स्थिर लागत अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों पर किया गया कुल व्यय। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि स्थिर लागत क्या होती है, जीरो उत्पादन पर भी वहन करनी पड़ती है। यदि आप उत्पादन नहीं करते हो तो भी बिल्डिंग का किराया लगेगा, बैंक से जो लोन लिया है उसका ब्याज भरना पड़ेगा, स्थायी कर्मचारियों का वेतन देना पड़ेगा। अर्थात TFC जो है वो शून्य उत्पादन पर भी वहन करनी पड़ती है, जीरो उत्पादन पर जीरो नहीं रहती है। तो जीरो उत्पादन से लेकर उत्पादन अधिकतम कितना ही कर लो, स्थिर रहती है। इसलिए TFC का जो वक्र है वो क्षैतिज सीधी रेखा के बराबर होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। देखिए, अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों पर किया गया कुल व्यय, यही TFC है। शून्य उत्पादन से अधिकतम उत्पादन तक स्थिर रहती है। ये y अक्ष पर हमने TFC को मापा है और यहाँ उत्पादन है। देखिए, ये डॉट डॉट कर रखा है, क्या बता रहा है कि उत्पादन यदि हम बढ़ा भी दें तो भी स्थिर रहती है। ये TFC का वक्र x अक्ष के समानांतर होता है। नेक्स्ट, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। नाम से ही क्लियर है, अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर कुल जो व्यय किया जाता है उसे हम कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। परिवर्तनशील का मतलब क्या? जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं, उत्पादन जीरो है, तो TVC जीरो होगा। जैसे जैसे हम उत्पादन करेंगे कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती है। लेकिन इसका जो बढ़ने का पैटर्न है वो उल्टे S आकार का TVC वक्र होता है। अर्थात TVC उत्पादन बढ़ाने पर प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ता है। देखिए, आप ये TVC कर्व देखिए, ये उल्टा S है कि प्रारंभ में स्पीड से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, इसका ढाल कम हुआ, फिर वापस तेजी से बढ़ता है। ये TVC वक्र का शेप हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए कि प्रारंभ में बढ़ती दर से, फिर घटती दर से, और अंत में फिर बढ़ती दर से TVC बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुल लागत। यहाँ कुल लागत की बात हुई, अर्थात स्थिर और परिवर्तनशील सबको हमको जोड़ देना है ना। लिखेंगे क्या? अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों और परिवर्तनशील साधनों पर किया गया कुल व्यय, अर्थात कुल स्थिर लागत TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TVC को जोड़ देने पर TC प्राप्त होती है, टोटल कॉस्ट प्राप्त होती है। देखिए, TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। अब यहाँ पर डायग्राम की यदि हम बात करें कि TC वक्र कैसे बनेगा, तो आप ये विचार करें कि TVC में हम क्या जोड़ रहे हैं, TFC, और TFC क्या है, फिक्स्ड है ना। तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जो TVC है उसमें आपको TFC मतलब फिक्स अमाउंट जोड़ना है। यदि TFC 100 के बराबर है तो उत्पादन की प्रत्येक स्तर पर
टीवीसी में 100 100 100 प्लस करते जाओ तो टीवीसी वक्र 100 के बराबर ही ऊपर उठ जाएगा, अर्थात टीसी वक्र है वो टीवीसी के बिल्कुल पैरेलल होगा, पैरेलल ही होगा। क्यों होगा? देखिए, टीसी माइनस टीवीसी, इस टीवीसी को यदि मैं उधर ले जाता हूँ, अर्थात टीसी और टीवीसी का जो डिफरेंस है वो क्या है? टीएफसी, और टीएफसी क्या है? कांस्टेंट है। तो दोनों में गैप है वो कांस्टेंट है, इसलिए टीसी और टीवीसी दोनों पैरेलल होंगे। टीवीसी वक्र को ही आप ऊपर शिफ्ट कर दो, कितना? जहाँ से टीएफसी शुरू होता है। देखिए, इसलिए इस कर्व में हमने तीनों को बनाया है। पहले हमने जैसे टीएफसी बना दिया, जैसे वहाँ बनाया, इसको मैंने 100 मान लिया कि टीएफसी 100 है, और टीवीसी यहाँ जो बनाया एज इट इज़ मैंने यहाँ बना लिया। अब टीवीसी के हर पॉइंट पर मैं 100 100 प्लस कर दूँ, ये सारे पॉइंट ऊपर उठ जाएंगे 100 के बराबर, अर्थात इस कर्व के पैरेलल हमको एक कर्व 100 से शुरू करना है, क्योंकि जीरो उत्पादन पर भी टीवीसी तो 0 है लेकिन टीएफसी तो 100 है ना, इसलिए टोटल कॉस्ट भी टीएफसी के बराबर होगी। ठीक है ना, ये हम ध्यान रखेंगे कि टीवीसी 0 हो जाता है जीरो उत्पादन पर, तो 0 पर टीसी और टीएफसी इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ पर इक्वल होते हैं। तो टीवीसी कर्व को ही ऊपर शिफ्ट कर देना है। शुरू कहाँ से करना है? जहाँ से टीएफसी स्टार्ट हो रहा है। और दोनों पैरेलल क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच का गैप है वो टीएफसी के बराबर, वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट, ये तो 3 टोटल कॉस्ट पढ़ ली हमने, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, तीनों का एवरेज पढ़ेंगे, तीनों का औसत पढ़ेंगे। हमें ये ध्यान है कि यदि हमें औसत निकालना है तो हमें कुल में भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? उत्पादन मात्रा से। जिसका औसत निकालना है उसी का कुल लेना है, और उसके कुल में उत्पादन मात्रा अर्थात Q, उत्पादन इकाइयों का Q का भाग देते हैं, उसका औसत आ जाता है। पहले हम लेते हैं औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC। इसका क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आता है। एक यूनिक शेप है इस कर्व की, है ना, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। मैक्सिमम एग्जाम्स में मैंने यहाँ के प्रश्न देखे हैं। AFC, पहले तो इसका फार्मूला, अभी मैंने आपको क्या बोला कि जिसका एवरेज निकालना उसका टोटल लेना है। इसका फार्मूला देखिए, AFC, ए हटा के T लगा दो, TFC बटा Q, Q से भाग देना, उत्पादन मात्रा का भाग देना है ना। औसत स्थिर लागत क्या बताएगा? प्रति इकाई स्थिर लागत कितनी है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना, परिभाषा तो बन जाएगी, कुल स्थिर लागत में उत्पादन मात्रा का भाग देने पर AFC प्राप्त होती है। यहाँ इसका पैटर्न क्या होगा? देखो, TFC 0 तो है नहीं, इसलिए AFC 0 नहीं होगा, है ना। Q जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, TFC तो कांस्टेंट है, मान लो 100 है, 100/1 100, 100/2 50, 100/3 33.33, 100/4 25, 100/5 20, अर्थात उत्पादन बढ़ने के साथ साथ AFC कंटिन्यू डिक्लाइनिंग होगी, निरंतर घटती हुई होगी। AFC वक्र की जो आकृति है ना, उसका जो शेप है कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस यही प्रश्न आता है कि AFC वक्र की आकृति कौन सी होती है? आयताकार अधींद्र या आयताकार अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। और कंटिन्यू घटता हुआ होता है, कभी 0 नहीं होता है, एक्स अक्ष या वाई अक्ष को कभी स्पर्श नहीं करेगा। इसका ये शेप होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप AFC कर्व का है। अब हम बात करेंगे औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC। इसका भी फार्मूला हम बना लेंगे। कैसे? A किसका निकालना है? VC का, तो T ले लो VC का, है ना। AVC इक्वल टू TVC बटा Q, है ना। जिसका एवरेज उसका टोटल और बटा Q, Q से हमें भाग देना है। परिभाषा क्या बनेगी?
कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन मात्रा का भाग देने पर एबीसी प्राप्त होती। क्या बताती है? प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत कितनी है। और एबीसी वक्र जो है वो शेप यू आकृति का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन एबीसी वक्र है वो यू आकार का होता है। इस तरह की इसकी शेप है, जैसा यहाँ चित्र में दिख रहा है वैसा ही शेप एबीसी वक्र का होता है। ये सारे कर्व जो हैं इनकी शेप हमें अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट, औसत कुल लागत। जैसे टीएफसी का एएफसी पढ़ लिया, टीवीसी का एबीसी पढ़ लिया, तो टीसी का भी एवरेज निकलेगा, है ना। टीसी का एवरेज क्या होगा? एसी, टी हटा के ए लगा दें। ये देखिए औसत कुल लागत या औसत लागत, कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है। औसत लागत को औसत कुल लागत भी बोलते हैं। औसत किसका निकाल रहे हैं? कुल लागत का औसत निकाल रहे हैं, तो एवरेज टोटल कॉस्ट को एटीसी बोलते हैं या औसत लागत को एसी बोलते हैं। एटीसी या एसी एक ही बात है। औसत लागत क्या बताती है? प्रति इकाई लागत, है ना। जिस प्रकार से कुल लागत निकालने के लिए टीएफसी और टीवीसी को जोड़ा था, वैसे ही एसी निकालने के लिए एएफसी और एवीसी को जोड़ा जाता है। ये इनका रिलेशन है ना। इसको हम सिद्ध कर देते हैं कि जैसे टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, ये तो हम जानते हैं, हमने यहाँ लिखा, हम जानते हैं टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब आपको इसका एवरेज बनाना है ना, तो दोनों साइड में क्यू से हम डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं मैथ्स में हम, है ना। दोनों तरफ हमने उत्पादन मात्रा क्यू से डिवाइड कर दिया। इस रिलेशन में दोनों तरफ क्यू से डिवाइड कर दिया, इनको हमने अलग अलग कर दिया। टीसी ओपन क्यू इक्वल टू टीएफसी ओपन क्यू प्लस टीबीसी ओपन क्यू, अलग अलग लिख दिया। इसको तो हम एसी लिखते हैं, ये रहा एसी, ये एएफसी हो गया और ये एबीसी हो गया। ये हमने प्रूव कर दिया कि एसी इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी होता है। अब एसी वक्र की आकृति ये भी यू आकार की होती है ना। ये यू परफेक्टली एक बाउल शेप होता है। ये जो एसी है ना, जो बाउल होता है, कटोरा होता है, उस तरह का ये एसी कर्व है। इसको एसएसी भी लिख सकते हो, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। जब लॉन्ग रन भी आ जाए ना, उसके साथ शॉर्ट रन भी आ जाए एक ही डायग्राम में, तब हम एस और एल लिखते हैं। जनरली हम इसे एसी लिख दिया, ये अंडरस्टूड, हम शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। फार्मूला इसका यही है, एसी या एटीसी इक्वल टू टीसी ओपन क्यू, जिसका एवरेज उसी का टोटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत शब्द आते ही हमें माइंड में क्लिक होता है, अंतिम इकाई की बात हो रही है यहाँ पर। अंतिम इकाई की लागत को हम सीमांत लागत कह सकते हैं, या फिर वही अपने चिर परिचित अंदाज में डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करें। यदि हम वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करें तो कुल लागत में कितना परिवर्तन आता है। जैसे कि हम पहले एमपी भी पढ़ चुके हैं, सीमांत उत्पाद पढ़ चुके हैं, एमयू सीमांत उपयोगिता पढ़ चुके हैं। जहाँ जहाँ सीमांत आया हमने एक अतिरिक्त इकाई की बात की थी कि एक अतिरिक्त इकाई से कुल में कितना परिवर्तन आता है। अब यहाँ लागत की बात हो रही है, लागत तो उत्पादन करने पे आती है ना, तो हम क्या बताएंगे कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे ही हम सीमांत लागत कहते हैं, या वस्तु की अंतिम इकाई की लागत को सीमांत लागत एमसी कहते हैं। एमसी वक्र भी यू आकृति का होता है, लेकिन इसका जो शेप देख लीजिए आप, इस प्रकार का होता है। ये नाइक का जो साइन होता है उस शेप में ये एमसी वक्र होता है। इसको अपन एसएमसी भी लिख सकते हैं, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसका जो फार्मूला है, हमने क्या बोला, कुल में परिवर्तन और मात्रा में परिवर्तन, परिवर्तन को अपन डेल्टा लिखते हैं, तो एमसी इक्वल टू डेल्टा टी सी। डेल्टा टी, डेल्टा मतलब परिवर्तन, किस में, टीसी कुल लागत में परिवर्तन, ओपन डेल्टा क्यू अर्थात मात्रा में परिवर्तन। इसी प्रकार एक और ये भी फार्मूला दिया जा सकता है, एम सी इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। यहाँ और यहाँ में केवल एक इकाई का परिवर्तन होगा। टी सी एन का मतलब एन इकाइयों की कुल लागत, टी सी एन माइनस वन अर्थात एन माइनस वन इकाइयों की कुल लागत।
यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान देना है हमें कि अल्पकाल में टीसी में परिवर्तन कहो, टीवीसी में परिवर्तन कहो, सेम थिंग हो जाएगा। केवल इसमें हम टीसी की जगह टीवीसी भी कर दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि टीसी में जो चेंजेस हैं वो टीवीसी में चेंजेस के कारण ही आ रहे हैं। टीएफसी का कोई इसमें रोल नहीं है, वो स्थिर होती है। अब हम ये जो यू आकृति के कर्व हैं, जैसे एबीसी है, एसी है, एमसी है, इनमें आखिर में क्या डिफरेंस है या इनमें आपस में क्या रिलेशन है, इसे देखें। एसी वक्र, एबीसी वक्र और एमसी वक्र तीनों यू शेप में होते हैं, तो फिर तीनों में कुछ रिलेशन या डिफरेंस तो होगा ना। तीनों को एक साथ बनाते हैं, एक ही डायग्राम में बनाते हैं, तो हमें मालूम चलेगा कि तीनों में क्या अंतर है। एसी कर्व जो है वो बाउल शेप में होता है, कटोरे के आकार का होता है। एमसी वक्र नाइक के साइन के जैसा होता है। होते तीनों ही यू शेप में है, लेकिन ये फर्क है। यहाँ पर हमने बनाया, सबसे पहले आपको एसी बनाना है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले एसी कर्व बनाओ, उसका जो मिनिमम पॉइंट है उसको ट्रेस कर दो, ठीक है ना। अब एबीसी से नीचे रहेगा, एसी से नीचे एबीसी, क्यों? क्योंकि दोनों में एएफसी का फर्क है। एएफसी कंटिन्यू गिरता हुआ है, हमने अभी पढ़ा कि एएफसी कंटिन्यू गिरता है, इसलिए एसी और एबीसी के बीच का जो गैप है वो लगातार घटना चाहिए, ये कारण है। एसी और एबीसी के बीच का गैप कम होता हुआ क्यों है? क्योंकि एसी और एबीसी के बीच में काय का डिफरेंस है? एएफसी का, और एएफसी कंटिन्यू डिक्लाइनिंग होता है, इसलिए इन दोनों के बीच का गैप कम होता है। एबीसी का मिनिमम पॉइंट थोड़ा इससे पहले आएगा और उससे पहले मिनिमम पॉइंट आएगा एमसी वक्र का। लास्ट में हमें एमसी वक्र बनाना है, उसका मिनिमम पॉइंट यहाँ है। ये पी, क्यू और आर, ये तीन मिनिमम पॉइंट बनाए हैं मैंने, ये इसमें हमने यहाँ लिखा भी है कि तीनों ही वक्र यू शेप में हैं, लेकिन सबसे पहले एमसी वक्र का न्यूनतम बिंदु आता है, फिर एबीसी वक्र का न्यूनतम बिंदु आता है और अंत में एसी न्यूनतम होता है, ठीक है। तो मिनिमम सबसे पहले एमसी, फिर एबीसी और फिर एसी। दूसरी बात कि एमसी वक्र जो होता है ना, वो जब ऊपर की ओर बढ़ता है तब एबीसी का मिनिमम और एसी के मिनिमम को काटते हुए, प्रतिच्छेद करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए गुजरता है। अर्थात एमसी वक्र सदैव एबीसी और एसी के न्यूनतम बिंदुओं को काटता हुआ निकलेगा, ठीक है ना। ये कर्व हमारे माइंड में होना चाहिए, ये इसके डिटेल हमने यहाँ लिखा। अब बात करते हैं एसी और एमसी में क्या संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है ना। एसी और एमसी में संबंध, यहीं से कर्व हमने यहाँ ले लिया है, केवल एबीसी नहीं बनाया है। सबसे पहले बाउल शेप में एसी वक्र बना दो, इसके मिनिमम से हमको एमसी वक्र गुजारना है। अब यहाँ तीन केस बन रहे हैं। एक तो जहाँ काट रहा है उससे पहले हम देखते हैं कि एमसी है वो एसी से नीचे है, जो काट रहा है उसके बाद में हम देखते हैं कि एमसी वक्र है वो एबीसी से, ये एसी से ऊपर है ना। ये वाला केस देखिए आप, ये जैसे हमारा ये एमसी वक्र है, ये वाला जो केस है यहाँ पे है ना, इसमें क्या हो रहा है? एमसी ग्रेटर देन एसी। इस मिनिमम पॉइंट के बाद में एमसी वक्र ऊपर है, एसी नीचे है। अब यहाँ इसको समझने के लिए मैंने पहले भी आपको एपी और एमपी का रिलेशन बताया, तब भी बताया था कि एवरेज है वो आयरन है, मार्जिनल है वो मैग्नेट है। मैग्नेट नीचे रहेगा तो आयरन को नीचे खींचेगा, मैग्नेट ऊपर रहेगा तो आयरन को ऊपर खींचेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि मार्जिनल यदि नीचे है औसत को नीचे खींचेगा। देखिए आप, औसत लगातार गिर रहा है, कब तक गिर रहा है? जब तक कि मार्जिनल इससे नीचे रहेगा। भले मार्जिनल बढ़ना चालू हो गया फिर भी एवरेज गिर रहा है, क्यों? क्योंकि मार्जिनल उसको नीचे खींच रहा है। तो यहाँ हमने पहला पॉइंट लिखा, जब एमसी लेस देन एसी होती है, एवरेज से मार्जिनल नीचे है, कम है, तब तक एसी घटती है। दूसरा, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, अर्थात मैग्नेट और आयरन दोनों चिपके हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, अर्थात उस समय एसी न्यूनतम हो जाएगा।
जब MC इक्वल टू AC होती है तब AC न्यूनतम होती है। तीसरा केस, ये MC वक्र AC से ऊपर है, अर्थात मैग्नेट ऊपर है तो आयरन को ऊपर खींचेगा। तो जब MC ग्रेटर देन AC होती है तब AC बढ़ती है। आप देखिए इसके बाद कंटिन्यू AC बढ़ती है। ये 3 केस हमको ध्यान रखने हैं, मैग्नेट और आयरन से मालूम पड़ जाएगा। यहाँ हमने अगर इस क्वेश्चन को बदल दिया जाए, AC और MC में नहीं पूछे, MC और ABC में रिलेशन पूछे, ये रहा डायग्राम। यहाँ से हमने ABC और MC को ले लिया, ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। रिलेशन यही रहेगा, आपको AC की जगह सभी जगह ABC कर देना है, यहाँ भी सब जगह ABC कर देना है, तो वापस ये रिलेशन इसके लिए हो जाएगा। तो MC और AC में संबंध पूछे या MC और ABC में संबंध पूछे, संबंध यही रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये अल्पकालीन लागतों की जो विभिन्न अवधारणाएं थी उसे हमने पूरी तरह से समझा। आप भी अच्छी तरह से इसे समझ चुके होंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।